हेलो एवरीवन, टुडे न्यू चैप्टर इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आपका जो सिलेबस है क्लास 9th का केमिस्ट्री का, उसमें बहुत सारे पॉइंट रिड्यूस कर दिए गए हैं। कुछ जो पॉइंट अब यहाँ पर को हमने पढ़ने हैं इस साल, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर को लास्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी एक्सरसाइज जब स्कूल ओपन होंगे उसके साथ उसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक उसमें से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो वहाँ पर को उसकी एक्सरसाइज का हम डिस्कस करेंगे। आज हम नए चैप्टर का डिस्कस करेंगे यहाँ पर को एटम और मॉलिक्यूल्स। तो आइए अब समझते हैं एटम और मॉलिक्यूल होता क्या है। तो देखिए होता क्या, इसका इंट्रोडक्शन है, बता देता हूँ आपको। एटम और मॉलिक्यूल्स में हमने इंट्रोडक्शन से लेते हुए चलते हैं, जानकारी लेते हैं हमने इसके अंदर कहाँ से चीज़ें आई। तो अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद postulate the theory if we go on dividing matter means पदार्थ, we will obtain smallest particle beyond which further division cannot be possible, which is known as परमाणु। देखिए अराउंड 500 BC के करीबन जो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद थे, उन्होंने एक पॉस्टुलेट दिया था, यानी कि एक थ्योरी दी थी, यानी कि एक अपना विचार प्रकट किया था कि उन्होंने बोला था कि इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग ऑन मैटर, अगर आप किसी मैटर को डिवाइड करते हैं, मैटर मतलब किसी पदार्थ को अगर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वी विल ऑब्टेन अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आपको एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा और उस छोटे पार्टिकल को अब आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको उन्होंने बोला परमाणु। ठीक है ना। तो वी विल ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन कैन नॉट बी पॉसिबल विच इज नोन एज परमाणु। आपने पदार्थ को डिवाइड किया, पदार्थ को डिवाइड करने के बाद आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अगर आप अब और फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो अब डिवाइड नहीं होगा, तो उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कणाद ने क्या बोला, परमाणु बोला। और इसी को थोड़ा बदला ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने इसको क्या बता दिया था, इसको जिसको परमाणु बोला था महर्षि कणाद ने, उनको इसने क्या बोला, एटम से बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को। ठीक है ना। तो जब उसको एटम बोला तो यहाँ से अब नए आपके साइंटिस्ट आने स्टार्ट हुए, यानी कि बात आएगी अब एंटोनी एल लेवाइजियर की बात आएगी। एंटोनी एल लेवाइजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिश टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब होता क्या है, जब आपके महर्षि कणाद थे या डेमोक्रेट्स थे, इन्होंने अपने विचार रखे, अपने थॉट्स रखे थे, यानी कि कोई थ्योरी प्रूफ नहीं थी। ठीक है। तो बाद में जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं एंटोनी लेवाइजियर, उन्होंने फाउंडेशन रखी केमिकल साइंस की रखी, और उनके बेसिस पे उन्होंने 2 लॉ जनरेट किए, जिसको बोला गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। ये पढ़ने इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इसके बिना आगे को बढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि एटम से कैसे मॉलिक्यूल बनता है, या कोई चीज आपस में कैसे कंबाइन होती है, ये किस नेचर पर डिपेंड करता है। हमने जो इस साल का जो हमारा सिलेबस है उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तो हट चुका है, लेकिन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बना हुआ है। तो हम यहाँ दोनों लॉ का डिस्कशन हम कर लेंगे। अब समझ में अब हमें समझते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। फर्स्ट, दिस लॉ एस्टेब्लिश आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ लेवाइजियर एंड प्राउस्ट। लेवाइजियर और प्राउस्ट ने एक साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया है। ठीक है ना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस गिव राइज टू प्रोडक्ट विच इज गवर्न बाय सर्टेन लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शन, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के बीच में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, और रिएक्शन होने के बाद जब वो प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि जब 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट देते हैं, तब वो कुछ लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। वो लॉ कौन से होते हैं उसका हम अभी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से लॉ हैं। तो क्या बोल रहा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस गिव राइज टू प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर प्रोडक्ट देते हैं तो कुछ लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये कौन कौन से लॉ हैं, हम इसको समझते हैं कि लॉ आपके कौन कौन से हैं। देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गिब्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 2 ही लॉ का डिस्कस करना है। ठीक है ना। एक लॉ हमारे पास याला रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड रहेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम 2 ही लॉ का डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्लास 9th में है, आपने इन 2 लॉ को यहाँ पर को डिस्कस करना है। बाकी जो 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गिब्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे इसकी क्या है, होते क्या है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ 2 लॉ का डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और आपके सिलेबस में इस बार है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके।
पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व कहने का मतलब है किसी चीज को सुरक्षित रख देना, यानी कि मास हम बोल सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको हिंदी में बोला जाता है। मास को यहाँ पर द्रव्यमान बोला जाता है हिंदी में, और अगर आप बोलेंगे तो संरक्षण करने का मतलब उसको सुरक्षित रख देना। तो इसके अंदर होता है क्या, समझिए इसको। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसमें जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। और सेकेंडली जो इसका मेन पॉइंट है वो मैं इस पॉइंट से क्या निकल के आता है, मेन पॉइंट, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास खुद क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है ना। इस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपका ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, ए और बी आपने जोड़ रखे हैं, देखिए ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। ए बी यहाँ पर रिएक्टेंट है, आपने इन दोनों को रिएक्ट कराया और आपने प्रोडक्ट बनाया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। मास ए का मास जो होगा प्लस बी का मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो मास ऑफ ए बी के बराबर होगा। यानी कि रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ ए बी। क्लियर, यानी कि रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, ठीक है ना। यह है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो सेकेंड है जो इस बार हमारे सिलेबस में है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है, देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट ही क्या करता है, बनाए हुए रखता है। और बनाए हुए कैसे रखता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रखता है, ठीक है ना। वो डेफिनेट प्रोपोर्शन उसका मास का डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, और उससे कोई मतलब ये नहीं रखना होता है कि उसके सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है ओनली उसके मास से। अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड में बोलें तो हम बोलेंगे इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी केमिकल सब्सटेंस में जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ प्रेजेंट रहते हैं। और डेफिनेट प्रोपोर्शन किसका होता है, उसके मास का। यानी कि मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो क्या रहते हैं, वो जो एलिमेंट होते हैं सब्सटेंस में बने हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो आप जब भी देखेंगे आप कहेंगे कंपाउंड, जो भी आपका केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो कंपाउंड जो होता है उसके पास जो एलिमेंट होते हैं वो मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसको समझना है एग्जांपल से तो देखिए क्या है, जैसे मैंने बोला 18 ग्राम ऑफ वाटर, H2O आप देख रहे हैं। अब देखिए जो हाइड्रोजन का यहाँ पर को मास की बात करेंगे, H2O में हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया है, एक मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन का लिया है तो क्या हो गया, H2O हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का 18 होता है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इसका रेशियो निकाल दीजिए मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन करिए तो कितना आएगा 2/16, दैट मीन्स 1/8। इसका सिंपल रेशियो बाय मास कितना आ गया 1/8। अब आपने यहाँ पर को 1 मोल लिया था, अब यहाँ पर को आप 2 मोल ले लीजिए, 2 H2O ले लीजिए 2 मोल, 2 मोल हो जाएगा तो यहाँ पर को 2 ग्राम था, यहाँ पर को कितना हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 इंटू 2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको ऐड कर दीजिए और इसका आप सिंपल रेशियो निकालिए, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 4/32, दैट मीन्स 1/8। तो आप देख रहे हैं इसमें आपने क्या कर रखा है, आप इसमें लगातार इसके आप में जो मॉलिक्यूल है यानी कि जो सब्सटेंस है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पर को 1 मोल है, यहाँ पर को एक ही है वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल 2 हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं इसका रेशियो निकाल के देखें तो रेशियो क्या आ रहा है, दोनों में सेम निकल के आ रहा है। मैं यहाँ पर को 9 ग्राम H2O बोलूंगा, वो रेशियो भी कितना आएगा आपका, वो रेशियो भी आपका कितना आएगा 1/8। तो ये क्या वेरीफाई करता है, ये वेरीफाई करता है दिस वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन ऑलवेज सेम। आप देख रहे हैं कि आप जितनी बार आपने 18 ग्राम में देखा, आपने 16 ग्राम में देखा, आप 9 ग्राम में भी देख सकते हैं। तो आप जब भी ऐसा सब कुछ देखेंगे, अगर आप इन दोनों में देखें तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो मास आ रहा है यानी कि जो इस सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट
प्रेजेंट हैं, यानी कि इस सब्सटेंस में जो आपके एटम प्रेजेंट हैं उनका जो मास है वो क्या हो रहा है, एक वो डेफिनेट वो मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में यहाँ पर को जुड़े हुए हैं। तो देखिए अगर आपने वेरीफाई क्या किया, जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या हो रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। देखिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। तो जो हमारा लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, वो इस चीज को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। क्योंकि उसने क्या बोला, किसी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। किसके डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं, मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर को जो आपका सब्सटेंस था H2O, उसमें आपने जब निकाला उसमें आपने 1 मोल लिया H2O, आपने 1 H2O का मॉलिक्यूल था। जब आपने इसका रेशियो निकाला तो रेशियो मास का जो रेशियो निकाला वो कितना आया, 1/8 आया। आपने 2 मॉलिक्यूल H2O के ले लिए, यहाँ पर भी जो मास का रेशियो आया वो कितना है, 1/8 आया है। तो आप देख रहे हैं जो एक केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और किसके डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है, मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है। इससे से बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, आपको दिख रहा है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। आप जितनी बार चेंज भी कर लेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, आज तक का हमारा टॉपिक क्या था, आज का हमारा टॉपिक था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। आज तक हमारा टॉपिक था। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम एटम और मॉलिक्यूल्स की। ओके, थैंक यू।